हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आज 25 सितंबर सुबह के 8 बज चुके हैं, तो हर रोज की तरह एक नए दमदार और एक बेहतरीन पेपर के साथ आपके साथ हाजिर हो चुके हैं। तो साथी, यदि आज का जो एमटीएस हवलदार का आप पूरे पेपर का हल नहीं करते हैं तो आपको पछताना पड़ सकता है, क्योंकि आज की इस क्लास में जो टोटल 55 क्वेश्चन होंगे वो अपने आप में बहुत ही खास होने वाले हैं और 2025 एमटीएस हवलदार की शिफ्टों में आने के लिए रेडी हो चुके हैं। आपको बिल्कुल सेम ऐसा ही सवाल देखने को मिलेगा। यदि साथी आज के इस 55 क्वेश्चन को आप हल कर लेते हैं तो समझिए आपके शिफ्ट में डायरेक्ट 37 क्वेश्चन आने वाले हैं, वो भी साथी एक ही शिफ्ट में। और 2025 के हर एक शिफ्ट में आपको ऐसा ही सवाल देखने को मिलेगा, चाहे साथी आप जीके की बात करें, चाहे इंग्लिश की बात करें, और यहां तक कि साथी आप मैथ और रीजनिंग के भी सवाल। यदि आज की इस क्लास के सारे सवाल को हल कर लेते हैं तो आपको मैथ रीजनिंग के सवाल को तो हल करने की आवश्यकता ही नहीं है पेपर तक, क्योंकि आज की इस क्लास में जो भी हम आप सभी को सवाल करा देंगे, चारों विषय के जो ऑफिशियल आपका सिलेबस दिया गया है, पूरे पेपर का सलूशन आज आपके तैयारी पर भारी पड़ने वाला है। तो आपको साथ ही ये 55 क्वेश्चन बहुत जरूर तैयार करना चाहिए। ओके साथी, एमटीएस हवलदार का एग्ज़ाम जो डेट होने वाला है वो आपको जल्द ही देखने को मिलेगा और इसका तुरंत पेपर होने वाले हैं। तो आप बिल्कुल भी एग्ज़ाम डेट का इंतजार मत करिए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। एग्ज़ाम तो एक दिन होगा ही होगा। तो क्या पता साथी आपका एग्ज़ाम नेक्स्ट 1 अक्टूबर से ही स्टार्ट हो जाए। उससे पहले अपनी तैयारी को इतना उच्च लेवल पे ले जाइए कि आपको जो भी क्वेश्चन कंप्यूटर के सामने मिले आप तुरंत उसे उड़ा सके। ऐसे आपकी तैयारी इस बार चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई होने वाली है। ओके, तो उसी को देखते हुए आज का पेपर हम आपके लिए बना दिए हैं। पेपर से पहले ये पेपर को जरूर हल करिएगा। चलिए साथी, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस पेपर को हल करते हैं। तो साथी, इस टाइम जो हम आपको एमटीएस हवलदार के लिए डेली क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, एक सुबह 8 बजे प्रोवाइड कर रहे हैं और एक शाम 6:30 पर। ओके, तो ये डेली क्लास की टाइमिंग हो रही है। चलिए साथी, इस पेपर को हल करते हैं। लास्ट में अपना स्कोर जरूर करिएगा कि आपका इन 55 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा। चलिए भाई, आज का पहला प्रश्न हल करिए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या था? बताइए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या था? तो 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर था। यानी ऑप्शन यहां से क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को, निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी के तहत कर स्लैब में से एक नहीं है? तो साथी, जीएसटी में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और बदलाव हो चुका है। तो इस बार आपके एसएससी एग्जामों में या रेलवे के एग्जामों में जीएसटी से 1 से 2 सवाल हर एक शिफ्ट में पूछा जाएगा। ओके, तो बताइए इनमें से जीएसटी के तहत कर स्लैब में एक कौन नहीं है? तो आपने देखा होगा कि 28% लगता था, 12% लगता था, 5% लगता था, लेकिन साथी अभी तक 30% नहीं लगा था। तो बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि जीएसटी के तहत कर स्लैब में एक नहीं है, जो कि 30%। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 3 को, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस आधार पर पद से हटाया जा सकता है? बताइए, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस आधार पर पद से हटाया जा सकता है? तो याद रखिएगा, सिद्ध दुर्व्यवहार और अक्षमता के द्वारा न्यायाधीश को अपने पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को, 2021 में आदिवासी लोकनृत्य गुसाड़ी को जीवित रखने में योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस कलाकार को पद्मश्री पुरस्कार मिला? बताइए दोस्त, 2021 में आदिवासी लोकनृत्य गुसाड़ी को जीवित रखने में और योगदान के लिए किस कलाकार को पद्मश्री पुरस्कार मिला था? तो याद रखिए, कनक राजू को मिला था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को, भारत के उत्तरी राज्यों में खरीफ के मौसम से निम्नलिखित में से कौन सा फसलों का समूह संबंधित है? बताइए साथी, भारत के उत्तरी राज्य में खरीफ के मौसम से कौन सा फसलों का एक समूह संबंधित बन रहा है? देखिए साथी, एक तो चावल है, एक मक्का, एक बाजरा है, जो कि भारत के उत्तरी राज्यों में खरीफ के मौसम से ये समूहों का संबंधित है। बी ऑप्शन, चावल,
मक्का, बाजरा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को। हर्षवर्धन को पराजित करने वाले पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से संबंधित थे? बताइए, हर्षवर्धन को पराजित करने वाले पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से बिलोंग करते थे? तो सर जी यह तो चालुक्य वंश से बिलोंग करते थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? बताइए साथी, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? देखिए साथी, जो सार्वजनिक व्यवस्था है यह विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन सार्वजनिक व्यवस्था बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 भारत की संघीय संरचना को किस प्रकार प्रभावित करता है? बताइए साथी, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 है ये भारत की संघीय संरचना को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो याद रखिए साथी, यह केंद्र को राज्य सरकारों को बर्खास्त करने की अनुमति देता है। तो इसके द्वारा संघीय संरचना को प्रभावित करता है। यह केंद्र को राज्य सरकारों को बर्खास्त करने की अनुमति देता है। सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। इंस्पायर मानक योजना के तहत विचार प्रस्तुत करने के लिए कौन सा मंच प्रयोग किया जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, याद रखेंगे साथी। बताइए, इंस्पायर मानक योजना के तहत विचार प्रस्तुत करने के लिए कौन सा मंच प्रयोग किया जाता है? तो साथी याद रखिएगा, इंस्पायर पोर्टल का ये प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 10 को। भारत का उपराष्ट्रपति सरकार की किस शाखा का हिस्सा है? बताइए, भारत का उपराष्ट्रपति सरकार की किस शाखा का हिस्सा होता है? तो याद रखिए, कार्यपालिका और विधायी दोनों का यह हिस्सा होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को। वह भारतीय बंदरगाह कौन सा है जो लौह अयस्क यानी आयरन ओर का सबसे बड़ा निर्यातक है? भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे आपके शिफ्ट के लिए। बताइए, वह भारतीय बंदरगाह कौन सा जो लौह अयस्क यानी आयरन ओर का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो याद रखिएगा, मार्मोगा बंदरगाह जो कि गोवा में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी पुस्तक टॉम्ब ऑफ सैंड के लेखक का नाम क्या है? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी पुस्तक टॉम्ब ऑफ सैंड के लेखक का नाम क्या है? तो याद रखिए, गीतांजलि श्री है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारतीय संविधान की अनुसूचियों के संबंध में सही सुमेलित है? बताइए साथी, इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? तो साथी, इनमें से कौन सा युग्म भारतीय संविधान की अनुसूचियों के संबंध में सही सुमेलित है? जैसे साथी हम बात करेंगे कि 11वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया, जैसे कि नगर पालिकाओं की जो शक्तियों के बारे में बात किस अनुसूची में किया गया है? 11वीं अनुसूची में किया गया है। आप सभी से पूछेगा कि नगर पालिकाओं की शक्तियों के बारे में किस अनुसूची में दिया गया है? तो 11वीं अनुसूची में दिया गया है। 12वीं अनुसूची में, तो इसमें साथी आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। तो इस सवाल का तो साथी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, क्योंकि देखिए सवाल पूछा कि भारतीय संविधान की अनुसूचियों के संबंध में सही सुमेलित कौन है, तो यही आपका बी ऑप्शन ठीक है। जैसे 10वीं अनुसूची की बात करेंगे तो जो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित हैं, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित जो है वो 10वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है। ओके साथी, और 9वीं अनुसूची में क्या किया है? जिन्हें न्यायिक समीक्षा में संरक्षण प्रदान करना होता है, ये आपका 9वीं अनुसूची में दिया गया है। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का आवंटन, ये रॉन्ग। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा है, रॉन्ग है। पंचायतों की शक्तियाँ और जिम्मेदारी, ये भी। नगर पालिकाओं के शक्तियों के बारे में वर्णन है 11वीं अनुसूची में। तो इस सवाल का केवल बी ऑप्शन ठीक है मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 को। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है?
बताइए, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत कर सकता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। भारत में प्रमुख आर्थिक सुधार किस वर्ष लागू किए गए थे? बताइए, भारत में प्रमुख आर्थिक सुधार किस वर्ष लागू किए गए थे? तो याद रखिएगा 1991 में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को हल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16 को। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत में एक वैधानिक निकाय नहीं है? तो साथी, इनमें से कौन सा आयोग है जो कि भारत में एक वैधानिक निकाय नहीं है? देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक वैधानिक निकाय है, और साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी एक वैधानिक निकाय है। लेकिन साथ ही जो राष्ट्रीय किसान आयोग है यह एक वैधानिक निकाय नहीं है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग ये भी एक वैधानिक निकाय है। तो साथ ही सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 को। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त है? बताइए साथी, इनमें से कौन सा नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो याद रखिए साथी, भरतनाट्यम है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, भरतनाट्यम कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। गरबा कहाँ का है? गुजरात में। लावड़ी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का है। ये सभी पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। कौन सा नृत्य किस राज्य से है ये भी सवाल आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18 को हल करिए। भारत का वह राज्य कौन सा है जहां सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? बताइए साथियों, भारत का वह राज्य कौन सा जहां सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न होते हैं? तो जानते हैं साथी, उत्तर प्रदेश है। भारत एक कैसा देश है? कृषि देश है। और उस भारत का एक ऐसा राज्य जो कि कृषि देश कहलाता है, कौन सा राज्य? वो यूपी यानी उत्तर प्रदेश। यहाँ सबसे अधिक खेती होती है भाई, लगभग 75%। ओके, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 को। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में प्रसन्नता के स्तर को समझाने के लिए कितने प्रमुख चरों का उपयोग किया जाता है? बताइए साथी, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में प्रसन्नता के स्तर को समझाने के लिए कितने प्रमुख चरों का उपयोग किया जाता है? तो साथी याद रखिए 6 चरों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 20 को। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बताइए साथी, जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो सर ये दिल्ली की है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। वैसे स्टेट की बात करेंगे तो बिहार राज्य का है। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 21 को। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? बताइए, ड्यूस शब्द जो है ये किस खेल में आता है? तो टेनिस में आता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 22 को। एससी और एसटी समुदायों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? बताइए साथी, एससी और एसटी समुदाय के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो साथी याद रखिए स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू की गई थी एससी और एसटी समुदायों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 23 को। भारत में प्रबंधन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1961 में किस संस्थान की स्थापना की गई थी? बताइए साथी, भारत में प्रबंधन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1961 में किस संस्थान की स्थापना की गई थी? तो याद रखिएगा भारतीय प्रबंध संस्थान को, यानी डी ऑप्शन भारतीय प्रबंध संस्थान। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 24 को। कौन सी अनुसूची विधायकों को दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहराने के प्रावधानों को शामिल करती है? बताइए, कौन सी अनुसूची विधायकों को दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहराने के प्रावधानों को शामिल करती है? तो सर जी 10वीं अनुसूची है। ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 को। श्वेत रक्त कोशिकाओं के लिए वैज्ञानिक शब्द क्या है? तो साथी जो श्वेत रक्त कोशिका हैं इनके लिए वैज्ञानिक शब्द क्या है बताइए। श्वेत रक्त कोशिकाओं के लिए वैज्ञानिक शब्द क्या है भाई? याद रखिएगा ल्यूकोसाइट्स है, बी ऑप्शन ल्यूकोसाइट्स बिल्कुल ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26 को। कौन सा बल ग्रहों, तारों और आकाश गंगाओं की गति को नियंत्रित करता है? बताइए साथी, कौन सा बल ग्रह, तारा और आकाश गंगा की गति को नियंत्रित करता है? तो सर जी गुरुत्वाकर्षण बल है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, बी ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण बल, बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 27 को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्वी तटीय मैदानों में डेल्टा बनाती है? बताइए साथी, इनमें से कौन सी नदी है जो कि पूर्वी तटीय मैदानों में डेल्टा बनाती है? बताइए। तो सर जी गोदावरी नदी है, डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के प्रायद्वीपीय पठार से उद्गम नहीं लेती है? बताइए साथी, इनमें से कौन सी नदी है जो कि भारत की प्रायद्वीपीय पठार से उद्गम नहीं लेती? तो साथी याद रखिए गंगा नदी है भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 29 को। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाले राजपूत शासक कौन था? तराइन के जो पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला राजपूत शासक कौन था? तो सर जी पृथ्वीराज चौहान थे, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही लास्ट में अपना स्कोर करिएगा, और आप चैनल पे नए हैं अभी तक आपने सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को नहीं ऑन किया है, तो साथ ही आप डेली क्लास नहीं ले पा रहे, आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रहा है, तो आप साथ ही बहुत पीछे हो रहे हैं अपनी तैयारी से। आपका एक दिन एग्जाम होगा, ऐसा मत सोचिए कि आपका MTS हवलदार का पेपर होगा ही नहीं। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 30 को। किस मुगल सम्राट ने मराठाओं के विरुद्ध दक्कन अभियान चलाया और इस क्षेत्र में लंबा समय बिताया? बताइए, किस मुगल सम्राट ने मराठाओं के विरुद्ध दक्कन अभियान चलाया था और इस क्षेत्र में सबसे लंबा समय बिताया था? तो याद रखिए औरंगजेब ने, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31 को। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस शासक ने की थी? बताइए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस शासक ने की थी? तो सर जी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 32 को। कृषि क्षेत्र से उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की ओर श्रमिकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या कहते हैं? बताइए साथी, कृषि क्षेत्र से उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की ओर श्रमिकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो भाई याद रखिएगा आजीविका और विविधीकरण बोलते हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 33 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो साथ ही जितने भी आपको हम इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ के सवाल यहाँ से करा देंगे, आपको साथ ही वही क्वेश्चन तैयार करना है, ठीक है। बहुत ही अच्छी तरीके से आज के सारे क्वेश्चन को आप तैयार करेंगे। इंग्लिश के जितना भी हम क्वेश्चन करा देंगे आपको, तो इन्हीं टाइप के क्वेश्चन आपके डायरेक्ट शिफ्ट में मिलने वाले हैं। जैसे सिनोनिम्स है, सिनोनिम से एक ही शिफ्ट में आपके कम से कम 3 सवाल आएगा। यहाँ आपसे क्या पूछा, एफीमेरल, इसका मतलब बताइए साथी। एफीमेरल का पर्यायवाची सिनोनिम्स यानी समानार्थी शब्द बताइए। एफीमेरल का मतलब होता है साथी जो जल्दी से खत्म हो जाए, जो जल्दी से खत्म हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं बताइए साथी, एफीमेरल बोलते हैं। तो इसका मतलब जैसे परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, अस्थाई होता है, अस्थाई होता है, जो लगातार जारी रहने वाला, तो ये होगा नहीं भाई। फ्लीटिंग, फ्लीटिंग का मतलब साथी जल्दी गुजर जाने वाला, तो यही बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, जैसे हमने आपको क्या बताया, एफीमेरल का मतलब क्या बताया कि जो जल्दी खत्म हो जाए, तो फ्लीटिंग का मतलब होता है साथी जल्दी गुजर जाने वाला, तो यही बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ड्यूरेबल, जैसे ड्यूरेबल का मतलब हम बोलते हैं टिकाऊ, बहुत मजबूती तरीके से, ड्यूरेबल। परमानेंट मतलब अस्थाई, तो इस सवाल का मेरे दोस्त बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए
अगला सॉल्व कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 34 को, रेक्टिफाई द सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द ऑप्शन। चलिए साथी, यहाँ पे सेंटेंस आपको पढ़ना है, बताना है कि इसमें कौन सा सही है भाई और कौन सा गलत है, बताइए। पहले ऑप्शन पढ़िए, पहले सेंटेंस पढ़िए, सेंटेंस में कोई ना कोई मिस्टेक दिया होगा, उसी को आपको सही करना है। जैसे देखिए सेंटेंस क्या दिया है, डिस्पाइट हिज बिजी शेड्यूल रोहित मैनेज्ड टू कंप्लीट द असाइनमेंट ऑन टाइम। ऑप्शन देखिए शेड्यूल है, तो शेड्यूल देखिए यहाँ पे साथी आपका स्पेलिंग यहाँ क्या दे रखा है, यस सी एच ई यू, यू तो होता नहीं भाई शेड्यूल में, शेड्यूल में यू होता नहीं। आपका स्पेलिंग क्या होता है शेड्यूल का, यस सी एच ई डी यू एल ई सिंपल होता है। देखिए साथी पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक दिया है, यही शेड्यूल आपका गलत है भाई। ओके, तो यहाँ से ऑप्शन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 35 को, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। चलिए साथी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए। द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, क्या बोलेंगे, शिक्षण की विधि और अभ्यास को क्या बोलते हैं, द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण की जो विधि होती है और अभ्यास होती है उसको क्या बोलेंगे, तो सर जी पेडागोगी बोलते हैं। क्या साथी, पेडागोगी बोलते हैं। पेडागोगी का ही मतलब होता है साथी शिक्षण की विधि और अभ्यास होता है मेरे दोस्त। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, उद्देश्य होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है साथी, उद्देश्य होता है। स्ट्रैटेजी का मतलब रणनीति होता है भाई, स्ट्रैटेजी का मतलब रणनीति, यहाँ तो रणनीति तो हम बनाएंगे नहीं मेरे दोस्त। और लर्निंग का मतलब सीखना, तो इस सवाल का साथी क्या बनेगा, द मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग पेडागोगी बोलेंगे। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 36 को, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। दिस इज द ओल्ड ट्री इन द कॉलोनी। बताइए साथी, आप सभी को केवल ओल्ड का मतलब बताना है। बताइए साथी, परफेक्ट आंसर दीजिए। जैसे यहाँ पर सेंटेंस दिया है कि दिस इज द ओल्ड ट्री इन द कॉलोनी, यानी यह कॉलोनी का पुराना पेड़ है। भाई याद रखिएगा, जो ओल्ड का यहाँ पे हमसे अंडरलाइन का पूछा है, ओल्ड अंडरलाइन है हुआ है, तो ओल्ड का जो सबसे बड़ा रूप होता है ना, वो साथी ओल्डेस्ट होता है। क्या होता है, ओल्ड का जो सबसे बड़ा रूप होता है वो ओल्डेस्ट होता है। यानी साथी यहाँ पे ओल्ड ट्री की जगह क्या होना चाहिए, ओल्डेस्ट ट्री होना चाहिए भाई, है ना साथी। जब यहाँ पे आपने दिस इज द ओल्डेस्ट ट्री, यहाँ पे जब आप लोग ओल्डेस्ट ट्री लगा देंगे तो इसका मीनिंग ही पूरा बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए आपका दिया था सेंटेंस की दिस इज द ओल्ड ट्री इन द कॉलोनी, इसका मतलब यह कॉलोनी का पुराना पेड़ है। जब यहाँ पे साथी ओल्डेस्ट लग जाएगा तब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, यह कॉलोनी का सबसे पुराना पेड़ है भाई। यानी साथी जब एक से अधिक पेड़ हो जाए तो सबसे पुराना बताना होता है। तो इस सवाल का साथी बिल्कुल परफेक्ट आंसर ओल्डेस्ट हो जाएगा। ओके, ये बात याद रखिएगा। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 37 को, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चलिए भाई इनकरेक्टली बताइए कौन सा है। पहला ऑप्शन ऑकुरेंस, ऑकुरेंस का मतलब घटना, ठीक है, स्पेलिंग चेक करते रहिएगा। मैनोवर का मतलब क्या होता है, जैसे साथी कोई चाल होता है, किसी का कूटनीति होता है, लेकिन उसका राइट स्पेलिंग क्या होता है, यम ए एन ओ होता है, यम ए एन ओ। ई यू होता है मेरे दोस्त, ई यू होता है, फिर उसके बाद भी आर ई होता है। मैनो एवर का मतलब होता है साथी जो कोई चाल करता है, चाल या कूटनीति बोलते हैं भाई। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, आपके अंदर कंसिस्टेंसी बना रहना चाहिए पेपर तक। जो भी आपको डेली क्लास देंगे सारे क्वेश्चन तैयार करना। एम्बैरेसमेंट यानी साथी शर्मिंदगी, आपको शर्मिंदगी नहीं होना चाहिए। कैसे हम बोल रहे हैं, पेपर से पहले आपको शर्मिंदगी नहीं होना चाहिए, पेपर के बाद भी नहीं होना चाहिए। उसका फंडा एक ही है कि आप अपनी तैयारी लगातार रखिए, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा सब पूछेंगे क्या तुम्हारा इस पेपर में हुआ, तुम तो तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे थे।
तो साथी याद रखिए, कोई भी पेपर 1 महीना 2 महीने में नहीं निकलता, कम से कम साथी आपको 3 से 4 महीने देना होता है। ओके साथी, जब आपका रिजल्ट आता तब उस दिन आपका रों कांपता है, और जब रिजल्ट नहीं निकलता तब आपको बहुत तकलीफ होता है। क्यों तकलीफ होता है? क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं की होती है, आपने प्रैक्टिस नहीं की होती है, आपने सारे क्वेश्चन को तैयार नहीं किया रहता है। टॉपर का वीडियो देख लेते हैं, कभी उनका जो भी जो उन बताते हैं वो कैसे पढ़े, उनका कभी आप लोग स्ट्रेटेजी फॉलो किए हैं? फॉलो करना पड़ेगा मेरे दोस्त, तभी सिलेक्शन होगा। सरकारी नौकरी की बात है मेरे दोस्त, सरकारी नौकरी हल्के में नहीं मिलता है। देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव, द हाउस सीम्ड मच फॉर देन ही एक्सपेक्टेड। तो साथ ही हमने आपको कल क्या बताया था? कल हमने आपको कुछ बताया, जब फॉर हो और ऑप्शन में फर्दर हो तो वही आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि देखिए, फर्दर जो होता है वो फिजिकल डिस्टेंस के लिए उपयोग होता है। जैसे आप देख, द हाउस सीम्ड मच फॉर देन ही एक्सपेक्टेड, और भाई कॉम्परेटिव सेंटेंस भी होगा, यानी घर उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक दूर लग रहा था, यानी घर उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक दूर लग रहा था। तो देखिए, फार की जगह क्या हो जाएगा? फर्दर हो जाएगा। हमने आपको बताया साथी, यदि कोई डिस्टेंस की बात कर दे और कॉम्परेटिव आपको लगा तो फर्दर ऑप्शन में है तो वही आपका 110% राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा साथी। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 39 को, आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इन ब्रैकेट द एथलेटिक लैंग्वेज। बस आपको इसी लैंग्वेज का एंटोनिम बताना है, विलोम शब्द बताना है। बताइए साथी इस सवाल का राइट आंसर। जैसे यहाँ पे लैंग्वेज का मतलब क्या होता है साथी? बताइए। सुस्त होता है। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? सुस्त होता है, कमजोर होता है। तो साथी इसका आप लोग उल्टा बताइए। जैसे रिलैक्स, रिलैक्स तो होगा ना भाई, जैसे रिलैक्स, लिस्टलेस, और साथी विग्रस। विग्रस का मतलब होता है साथी जोश। विग्रस का मतलब होता है जोश पूर्ण होता है, जोश पूर्ण होता है, बिल्कुल सक्रिय, बिल्कुल सक्रिय। तो साथी लैंग्वेज का जो उल्टा होगा यानी एंटोनिम होगा वो विग्रस हो जाएगा। ओके, याद रखिए सर, जैसे आपका रिलैक्स है, लिस्टलेस है और लेथार्जिक है, इनका मतलब साथी ये तो सुस्त या आराम से संबंधित है। ये जस्ट इसका सिनोनिम्स ये शो कर रहा है। तो इस सवाल का साथी लैंग्वेज का एंटोनिम विग्रस होगा, सी विल बी राइट आंसर। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 40 को। देखिए, करेक्ट द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, दे हैव अ फ्यू जूस इन द जार। बताइए साथी इस सवाल का राइट आंसर, यानी उनके पास जार में थोड़ा सा रस है। ये सेंटेंस हमें सही नहीं लग रहा है भाई। भाई याद रखिएगा, जूस जो यहाँ पे है, पहले तो यहाँ पे फ्यू आप मत देखिए, यहाँ पे पहले जूस देखिए। जैसे सेंटेंस का मीनिंग क्या निकला है कि दे हैव अ फ्यू जूस इन द जार, यानी उनके कहने का मतलब कि उनके पास जार में थोड़ा सा रस है। उनके पास जो जार है ना उनमें थोड़ा सा रस है। लेकिन साथ ही आपने देखा हो कि जो जूस यहाँ पे लिखा हुआ है, जो जूस है ये गिनती में नहीं आता भाई, ये नंबर में नहीं आता है, इसलिए साथ ही फ्यू का प्रयोग होगा ही नहीं इसमें। भाई हमेशा याद रखिए, जूस ना गिनती में नहीं आता है, संख्या में नहीं आता है। आपने कभी जूस को संख्या में गिना है क्या? नहीं भाई, इसलिए फ्यू नहीं होगा। ओके, याद रखिए साथी। तो जैसे यहाँ पे क्या होगा, दे हैव अ फ्यू, लिटिल होगा भाई, लिटिल होगा। जब यहाँ पे साथी आप फ्यू की जगह लिटिल लगा देंगे, लिटिल लगा देंगे, यानी दे हैव अ लिटिल जूस इन द जार, मतलब साथी उनके जार में थोड़ा सा रस है, उनके जार में थोड़ा सा रस है। जैसे साथी यहाँ पे आप देखेंगे लेजर, और जो साथी लिस्ट है ना, जैसे लिस्ट है, लेजर है, इनका तो मतलब होता है मात्रा के अन्य में, इनका प्रयोग मात्रा में होता है साथी। ओके, याद रखिए साथी। तो इसलिए इस सवाल का फ्यू की जगह लिटिल होगा, सी विल बी परफेक्ट आंसर। ओके साथी, उम्मीद करेंगे दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। आपको साथी किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 41 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। चलिए मुहावरा बताइए। अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल, मतलब चलिए अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल का मतलब क्या होगा? सोचिए समझिए, उसके बाद राइट आंसर दीजिए।
ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्य या भूमिका के लिए उपयुक्त नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति है, वो आप किसी काम के लिए बोले या आप उसको भूमिका कोई दे कि आपको यह भूमिका निभाना है, तो उस टाइम वह उपयुक्त ही नहीं होता है। तो उसको क्या बोलता है? अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल्ड। तो उसको क्या बोलेंगे? अ पर्सन हु डज नॉट फिट द जॉब, यानी वह व्यक्ति है वह नहीं फिट हो रहा है उस जॉब के लिए। ओके, याद रखिएगा। जैसे अ पर्सन हु इज बैंकरप्ट, यानी जो दिवालिया व्यक्ति हो गया, जो व्यक्ति भाग गया, दिवालिया हो गया, उसको क्या बोलते हैं? अ पर्सन हु इज बैंकरप्ट बोलते हैं मेरे दोस्त। ओके, याद रखिएगा। इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 42 को, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेज फील द पिंच। इसका मतलब, फील द पिंच का मतलब भाई कठिन। क्या होता है? कठिन या साथी कष्ट महसूस करना। इसमें आप तैयारी कर रहे होंगे, आप पढ़ रहे होंगे, तो आपके अंदर बहुत कष्ट हो रहा होगा और कुछ कठिन महसूस कर रहे होंगे, तो उसी को क्या बोलते हैं? फील द पिंच, यानी साथी कठिनाई या कष्ट महसूस करना। जैसे गिव पेन का मतलब साथी दर्द देना। रेज क्वालिटी मतलब साथी गुणवत्ता बढ़ाओ, गुणवत्ता बढ़ाना। एक्सपीरियंस हार्डशिप मतलब साथी कठिनाइयों का अनुभव करना। तो यही तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप इतना दिन से मेहनत कर रहे हैं एक एग्ज़ाम के लिए, तो उसी कठिनाइयों का तो आप अनुभव कर रहे हैं कि हमने कैसे पढ़ा है। हम जैसे दिन रात आपके लिए मेहनत करते हैं भाई, हमें सोना तो लगता है कि कब हम सोते हैं हमें तो मालूम ही नहीं पड़ता है, क्योंकि साथ ही एक दिन में 3-3 क्लास देना होता है। आप समझ सकते हैं, पूरा पेपर खुद से तैयार करना, पूरा इसका PDF बनाना, उसके बाद अपने से क्लास लेना, उसको पढ़ना, तैयार करना, पहले तो एक एक क्वेश्चन छाट कर आपके बीच लाना, ये बहुत बड़ा मुश्किल है। बस आपको पढ़ना है मेरे दोस्त, जो हम क्वेश्चन करा दे रहे हैं। ओके, बस यही टास्क है कि आपको डेली क्लास लेना है। चलिए दोस्त, नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कॉल करिए। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो भाई इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? जैसे डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है? हानिकारक। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है साथी हानिकारक। रेजिमेंटल, रेजिमेंटल। फंडामेंटल, यहाँ पे देखिए ई दे रखा है तो रॉन्ग हो गया। फंडामेंटल क्या होता है? FUNDAMENTAL होता है फंडामेंटल। ट्रांससेंडेंटल, ये भी ठीक है। तो इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 44 को, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। चलिए भाई, एक शब्द में बताइए। अ पॉलिसी दैट सेपरेट पीपुल ऑन द बेसिस ऑफ रेस। क्या बोलेंगे? चलिए बताइए, सवाल का राइट आंसर दीजिए, बिल्कुल परफेक्टली आंसर दीजिएगा। अ पॉलिसी दैट सेपरेट पीपुल ऑन द बेसिस ऑफ रेस। एक ऐसा नीति जो लोगों को नस्ल के आधार पर अलग करता है, यानी साथी एक ऐसा नीति जो लागू होता है कि उनके नस्ल के आधार पर अलग करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? जैसे एपोस्टेसी का मतलब क्या होता है साथी? बताइए। जो धर्म त्याग करते हैं, क्या बोलते हैं साथी? धर्म त्याग को अपोस्टेसी बोलते हैं। अपार्थहीड का मतलब क्या होता है साथी? जो नस्लीय भेदभाव की नीति को बोलते हैं, यानी नस्लीय रंग भेद। यानी साथी सवाल का बी विल बी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब पोस्टल का मतलब क्या होता है? प्रेरित होता है मेरे दोस्त। एपियरी का मतलब मधुमक्खी शाला। एपियरी मतलब जहां मधुमक्खी शाला बनाया जाता है, जो मधुमक्खी अपनी छत्ता बनाती हैं, है ना साथी। तो इस सवाल का बी आपका जो बनेगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 45 को, 40 kg, 49 kg, 56 kg, 66 kg और 36 kg वजन के 5 सदस्यों के एक परिवार का औसत वजन केजी में कितना होगा? चलिए साथी, औसत निकालिए। केजी में दिया गया, केजी में औसत बताना है। औसत कैसे निकालते हैं? सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं, टोटल संख्या कितनी उसको हम गिन कर भाग कर देते हैं। तो देखिए 40 + 49 प्लस 40 49 प्लस 56 प्लस 66 प्लस 36 बटे में टोटल 5 संख्या। चलिए भाई, तो ऊपर के सभी संख्याओं को जोड़ते हैं। देखिए 6 6 6 12, 12 6 18, 18 9 27, 27 में 0 जोड़ेंगे 27, 27 के साथ कैरी 2, 3 6 3 9, 9 5 14, 14 6 18, 18 4 22, 22 और 2, 22 2 24, यानी साथी 247 बटे 5। तो यहाँ से तो 5 चौका 20,
47, 5 का 20, 24 में से 20 को घटाएंगे 4 और यहाँ पे 47 यानी 5 9 45 यानी 49.4 आपका 4। देखिए डी ऑप्शन। यानी साथी 40 kg, 49 kg, 56 kg, 66 kg और 36 kg वजन के 5 सदस्यों की एक परिवार का औसत वजन, वो भी केजी में कितना है, 49.4 kg है। यानी डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए इसी बात पर, क्वेश्चन नंबर 46 को। चलिए इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। मैथ का सवाल है भाई। यदि एक कार की चाल 81 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कार द्वारा 24 सेकंड की तय की दूरी कितनी होगी। यानी साथी डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। टाइम तो साथी 24 दे रखा, स्पीड देखिए 81 किलोमीटर प्रति घंटा दिया भाई। डिस्टेंस हम किस में निकालेंगे, दूरी किस में निकालेंगे भाई, मीटर प्रति सेकंड में निकालना पड़ेगा। यानी साथी मीटर प्रति सेकंड में पहले हमें बदलना पड़ेगा। क्यों साथी बताइए, जो यहाँ पर 81 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है इसको पहले हमें मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे, तभी तो साथी स्पीड की जगह रखेंगे भाई, तभी तो सेम यूनिट आपका डिजिट सेम बनेगा। चलिए भाई चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं। स्पीड को पहले साथी, स्पीड को पहले हम लोग मीटर प्रति सेकंड बदलते हैं। कैसे बदलेंगे, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है सर जी, 1000 मीटर होता है। ठीक है, 1 घंटा में साथी कितना सेकंड होता है, तो सर जी जाहिर सी बात है 3600 सेकंड होता है। क्यों साथी, यही होता है ना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। हम साथी सेकंड को यानी चाल को, यानी साथी चाल को, स्पीड को हम मीटर प्रति सेकंड बदल रहे हैं। याद रखिएगा स्पीड को हम मीटर प्रति सेकंड बदल रहे। कैसे बदले देखिए, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर ये सबको मालूम है, 1 घंटा में 3600 सेकंड ये सभी को मालूम है। 2 चीज़ काम हो गया। देखिए तो 81 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, तो 81 गुणे 1000, क्योंकि साथी 1 किलोमीटर में 1 है तो मल्टीप्लाई भाग किसे कर देते हैं साथी, 1 घंटे में कितने सेकंड 3600, तो भाग कर देते हैं। तो देखिए यहाँ साथी कितना होगा, 81,000 हो जाएगा, 81,000 बटे में 3600, 00 से 00 कैंसिल, 36 का भाग जब साथी 810 में आप देंगे तो कितना आएगा, 22.5 मीटर प्रति सेकंड आएगा। हमेशा याद है कि जब आपको किलोमीटर प्रति घंटा में से दिया है, आपको चाल को साथी मीटर प्रति सेकंड बदलना है, तो 1600 करके जो आप दे, एक पहले तो जिसका बदलना उससे 1000 का गुणा करेंगे और आप 3600 सेकंड से भाग करेंगे। ओके, तो यहाँ पर साथी 22.5 मीटर प्रति सेकेंड आ चुका है। अब साथी हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम लगा सकते हैं। स्पीड साथी हमने निकाल लिया, कितना निकाल लिया 22.5, टाइम साथी ऑलरेडी आपका 24 दे रखा है, तो 22.5 गुणे 24 का मल्टीप्लाई करें, देखिए कितना आंसर आ रहा है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड साथी ऑलरेडी हमने 22.5 को निकाल लिया, टाइम दे रखा है तो लास्ट में 0 आएगा। 24 पंजे साथी कितना होता है, 24 दूनी 48, 24 तिहाई 72, 24 98, 100 साथी 96, 120 होता है। 120 का 0 12, 14 दूनी 48, 24 दूनी 48, 12 60 का 0 6, 24 दूनी 48 54, यानी साथी 554 आएगा। 1 पॉइंट लगा दिया, यानी 540 आ रहा है, क्या 540 मीटर आएगा। यानी साथी डिस्टेंस कितना होगा भाई, यानी उसके कार द्वारा 24 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी, 540 मीटर होगा। तो ऐसे हल होगा मेरे दोस्त, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 47 को। 2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि ₹3000 पर साधारण ब्याज रुपीज़ में ज्ञात करिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाइए, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। प्रिंसिपल सबसे अधिक नंबर में 3000, रेट 8%, टाइम 2 वर्ष, मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाई 100, 2 0 कैंसिल, 8 गुणे यानी 30 दूनी 60, 60 8 8 6 48 यानी 480। क्यों साथी 480 पहला ऑप्शन, तो यहाँ से 47 का ये ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 48 को। निधि ने अपना स्कूटर ₹80,442 में बेचा,
जिसे उसे विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के जो उसने बेचा है इसके 1/6 भाग के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। चलिए साथ ये सवाल आपको हल करना है, ये सवाल आपको हल करना है। चलिए हल करके बताइए। तो साथी देखिए, लाभ यानी प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस इंटू 1/6 भाग हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट का ही साथी जो हुआ निधि ने अपना स्कूटर 80,442 में बेचा, जिसे उसे विक्रय मूल्य के 1/6 भाग के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। तो प्रॉफिट बराबर क्या होगा, सेलिंग प्राइस इंटू 1/6 भाग, क्योंकि का मतलब क्या होता है, गुणा। तो यहाँ साथी प्रॉफिट हम लोग निकाल लेते हैं, यानी लाभ निकालेंगे। सेलिंग प्राइस का यहाँ पे कितना दे रखा है, 80,442 इंटू 1/6। तो यहाँ से काटी कितना आएगा, 6 कम 6 6 3 18 2 6 चौका 24 6 7 42 यानी 1347। यानी प्रॉफिट तो यहाँ से 1347 आ चुका है। प्रॉफिट यहाँ से 13,447, एक सेकेंड भाई, 13,447 होगा। ये गलती मत करना है मेरे दोस्त, यहाँ पे दो डिजिट उतर रहे थे तो पहले जीरो बीच में देते, यानी साथी प्रॉफिट यहाँ से हमें 13,407 निकल के आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से साथी अगर हम लोग कास्ट प्राइस निकालते तो क्या होगा, कास्ट प्राइस बराबर क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला बताइए, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस कितना था, 80,442 माइनस प्रॉफिट अभी हमने निकाला है 13,407, तो घटाइए कितना आएगा, तो यहाँ से घटाएंगे तो साथी कितना आएगा, 67,035 आएगा। यानी कास्ट प्राइस यहाँ से आपका 67,035 आ चुका है ना साथ। देखिए प्रॉफिट भी आ चुका है और कास्ट प्राइस भी आ चुका है, मतलब प्रॉफिट भी आ चुका है, कास्ट प्राइस भी आ चुका है। अब हम लोग यहाँ से साथी क्या प्रॉफिट प्रतिशत से हम लोग यहाँ प्रॉफिट प्रतिशत निकाल सकते हैं। कैसे, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या होता है, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर होता है आपका प्रॉफिट बटे में हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है इंटू 100। प्रॉफिट हमने कितना निकाला था, 1/6 भाग की मदद से 13,407। कास्ट प्राइस हमने कितना निकाला था, 80 यानी सेलिंग माइनस प्रॉफिट, तो साथी 670/35 यानी 67,035 मल्टीप्लाइड बाई 100। जब साथी इसको आप हल करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट प्रतिशत आपका निकल के आएगा वो 20% निकल के आएगा। कितना साथी, 20%, यानी पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऐसे सवाल हल होता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल कॉल करिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 49 को। यदि 9 के पहले 15 गुर्जों का औसत x है तो x का मान कितना होगा। तो साथी 9 के पहले 15 गुर्जों का औसत कितना होगा, तो 9 दूनी 18 9 3 27 9 चौका 36, ऐसे ऐसे करते करते हम लोग 135 तक जाएंगे। 135 कैसे होगा, क्योंकि साथी 9 के पहले 15 गुर्जों का औसत कितना होगा, 15 9 135, 59 जा 135 हो चुका है। तो औसत हम कैसे निकालते हैं, 9 से लेकर पहले तो 135 संख्याओं तक जोड़ेंगे, टोटल कितना आएगा, 1080 आएगा। टोटल संख्या कितना है साथी, 15 तो भाग कर देंगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा। 15 सत्ते 105, 108 में से 105, 3 0 15 दूना 30, यानी कितना होगा साथी, यक्स का मान 72 होगा साथी, 72 बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना इजी सवाल हुआ भाई, किसी प्रकार का दिक्कत हुआ इस सवाल को हल करने में आप सभी को। भाई किसी भी प्रश्न पे आपको डाउट होगा तो जरूर बताइएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 50 को। देखिए एक वस्तु की कीमत 40% कम हो जाती है और इसकी बिक्री 80% बढ़ जाती है, तो आमदनी पर इसका निवल प्रभाव ज्ञात कीजिए। एक वस्तु पहले 40% बढ़ जाए तो सबसे बेस्ट मेथड है रेशियो मेथड। जैसे पहले कोई वस्तु का सामान 100 रहा होगा तो वो साथी 40% कम हो जा रही, यानी 100 से 40 कम हो गया, यानी 60 के बराबर हो गया। फिर साथी इसकी बिक्री 80% बढ़ जाती है, यानी उसकी सामान 100 की रही होगी 80% बढ़ गई, यानी 180 हो चुकी है। अब हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 पंजे 10 2 9 18, यहाँ पे साथी 2 25 10 2 23 6, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं।
पचहा 25, 9 3 27, यानी कोई सामान आप 25 का खरीद रहे हैं, 27 का बेच रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ। किससे हुआ? इस 25 से हुआ। मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा, यानी 25 चौका 100, 4 दूना, यानी साथी 8% की वृद्धि हो रही है। कितने प्रतिशत की? 8% की वृद्धि हो रही है, यानी आमदनी पर इसका निव्वल प्रभाव कितना होगा? 8% की वृद्धि होगी। कितना बेस्ट मेथड हमने आपको बताया साथी। जब 2% x प्लस वाई इंटू एक्स इंटू वाई ऐसे भी हल कर सकते, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड यही है भाई। ओके, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 51 को हल करिए। रीना ₹900 में एक आयरन खरीदती है और उसे 12% हानि पर बेचती है, तो आयरन का सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। भाई निकाल दीजिए। इस साल का सेलिंग प्राइस बराबर क्या होगा? 900 में एक आयरन खरीदती है, 12% की हानि यानी 100 रहा होगा, 12% की हानि यानी 100 में से 12 कम कर दीजिए, 88 बटे में 100, 00 कैंसिल, 9×8 का 2 7, 9×8 7 79, यानी 792, यानी उस आयरन का सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा? 792 रुपया। यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर। क्यों साथी, किसी प्रकार का दिक्कत? नेक्स्ट, चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 52 को देखिए। J88 एक निश्चित प्रकार से OF77 से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार DT55 IY44 से संबंधित है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए LH33 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चलिए साथी, रीजनिंग के सवाल हल कर दीजिए इसी बात पर। आप लोग तो गलती नहीं करना है गुरु। तो सर जी देखिए, JA88 जो है OF77 से संबंधित। जब साथी अक्षर और नंबर साथ में दे तो तुरंत आप पहले अक्षर को नंबर को हल कर लीजिए। 88 77 यानी -1, 11 किया है, 11 77 11 88, यानी 88 77 कैसे जाएंगे? -11 से। अब उसके बाद साथी हम लोग अक्षर को हल कर लेते हैं। अक्षर के सभी अक्षरों का कोडिंग करिए। जैसे J होता 10, E होता 1, O होता 15, F होता 6। देखिए 10 से 15 +5 क्या है? 1 से 6 यानी +5। इसमें देखिए +5 +5 -11, +5 +5 -11 का सिस्टम लगाया है। कोड क्या है? नेक्स्ट का भी चेक कर लेते हैं। DT55 IY44। देखिए पहले नंबर को हल करते हैं। 55 से साथी 45 यानी इसमें -11। D होता 4, T होता 20, I होता 9, 20 होता 25। देखिए 4 से 9 इसमें +5 और 20 से 25 इसमें 5 +5, यानी साथी +5 +5 -11। सेम मेथड लगाना है जो हमसे पूछा है LH33। तो LH33 पहले नंबर को 33 में से 11 को कम करेंगे तो कितना आएगा सर जी? 22 आ जाएगा। L होता है साथी 12, H होता है 8, +5 इसमें +5 इसमें, 12 5 17, 17 पे कौन अक्षर आता है? Q आता है। 8 5 13, 13 पे कौन आता है? M आता है, यानी साथी QM 22। कौन सा ऑप्शन है? B ऑप्शन, यानी 52 का B ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। QM 22 आपका राइट आंसर हो जाएंगे, है ना मेरे दोस्त। चलिए इसी बात पे एक सवाल का राइट आंसर बताइए। मान के चलिए साथी आपको हम दे रहे हैं QT 110, इसका क्या कोड बनेगा? कमेंट करके बताइए। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 53 को देखिए। एक निश्चित कोड भाषा में मोबाइल को 7 8 9 4 1 0 लिखा जाता है, पिंक को 2 3 5 8 लिखा जाता है, तो उस कोड भाषा में आई को कैसे लिखा जाएगा? तो साथी आई, पहले दोनों में आई को कॉमन चेक कर लीजिए। देखिए आई को जब सिंगल पूछा तो तुरंत कॉमन चेक करेंगे। देखिए मोबाइल में आई है, पिंक में भी आई है, इसका मतलब दोनों में कॉमन मिल गया। तो कोड में भी साथी कोई कोई नंबर होगा जो कि कॉमन मिलेगा। देखिए 8 पिंक में दिया गया है, मोबाइल में भी 8 दिया गया है, यानी साथी आई का कोड क्या होगा? 8 होगा। यहाँ से पहला ऑप्शन राइट आंसर हो गया। कॉमन मिल गया तो तुरंत आपको भाई नंबर पे जाना है, कोड पे जाना है, कोई ना कोई नंबर होगा जो कि कॉमन मिलेगा। तो इसमें साथी मोबाइल में और पिंक में 8 ऐसे हैं जो कि दोनों में दिया गया है, तो यहाँ से पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 को देखिए। बेस का संबंध 2 4 1 6 है, सोप का संबंध 3 7 1 9 है, तो यस का रिलेशन क्या होगा? तो सर जी देखिए यस का पूछा है,
बेस में देखिए यस है, सोप में भी यस है, इसका मतलब इन दोनों में कोई ना कोई नंबर होगा, कॉमन मिलेगा। कौन सा? देखिए 2 4 1 6 में 1 है, 3 7 1 9 में 1 है, यानी यस का कोड क्या होगा? 1 होगा, यानी डी ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना मेरे दोस्त। किसी प्रकार का दिक्कत? चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का आप हल करिए साथी। तो 55 नंबर, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 10 99 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 14 195 से संबंधित है, समान तर्क का अनुसरण करते हुए 22 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चलिए जरा इसे इस सवाल का राइट आंसर हल करिए सभी साथी, फटाफट हल करिए मेरे दोस्त। इस सवाल का बिल्कुल परफेक्टली आंसर क्या बनेगा? तो सर जी 10 का रिलेशन 99 से है, तो साथी 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है, 100 में से 1 को कम कर दीजिएगा तो 99 हो जाएगा, है ना दोस्त। उसी प्रकार 14 का रिलेशन 195 दिया है, 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है, तो 196 से 1 को कम कर दिए 195 हो जाएगा। उसी प्रकार साथी 22 का स्क्वायर कितना होता है? तो साथी 22 का स्क्वायर होता है 484, 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484, 484 में से 1 को कम कर दीजिए तो 483 हो जाएगा, यानी 22 का संबंध जो होगा वो 483, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो साथी अब फाइनली 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताइए मेरे दोस्त कि आप सभी का इन 55 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? चलिए साथी सभी फटाफट बताएंगे अपना अपना स्कोर। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा और आप पूरे 55 का 55 क्वेश्चन इसी क्लास में तैयार कर लिए होंगे। बताइए साथी ईमानदारी के साथ अपना अपना स्कोर बताइएगा। तो साथी आप एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए डेली क्लास करिए, ज्वाइन करिए, तैयारी करिए और अपने दोस्तों भाई सेशन को जरूर शेयर करिएगा। अभी तक आप लोगों ने नोटिफिकेशन को नहीं ऑन किया तो भाई नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, ओके, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड नए पैटर्न में प्रोवाइड कर रहे हैं भाई, ओके। तो चलिए भाई इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते साथी दोपहर में 12:30 पे एक नए पेपर के साथ। तो आप जरूर मिलिएगा। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।